हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस, और जिसमें मैं आज आप लोग को बताऊंगा क्या, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब आपको 3-4 कंपाउंड दिए जाएंगे और पूछेगा कि कौन सा कंपाउंड का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है और किस कंपाउंड का एसिडिक नेचर सबसे कम है। बट यहां पे जितने भी क्वेश्चंस बच्चों अपन लोग करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। अब ये मत सोचिएगा सर एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, एग्जाम में तो सारे इफेक्ट लगते हैं। तो बच्चों, जब मैं आप लोग को रिजोनेंस, मैं आप लोग को हाइपर कंजुगेशन ये सब पढ़ा दूंगा, इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सारे इफेक्ट लगेंगे। तो अभी मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया हूं, इसलिए जितने क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जाने कि एसिड क्या होते हैं। तो आप लोग को पता है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस ने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस को अगर वाटर में मिलाइए और H+ आयन दे तो क्या होता है? एसिड। और अगर वो OH- आयन दिया तो वो बेस होता है। ठीक है, बट एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर में पता चलता है। अगर आप एयर में ले जाएंगे तो वहां पे वो H+ आयन नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर में देगा बच्चों। क्लियर है? तो जो एसिड ज्यादा H+ दे इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। जो एसिड कम H+ दे इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर क्या होगा बच्चों? कम होगा। सेम टू सेम बेस के लिए भी यही होगा। बट आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, इसलिए सिर्फ और सिर्फ चर्चा करूंगा एसिड के बारे में। ओके बच्चों, चलिए। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। क्या सर? क्या? के वैल्यू के बारे में। बच्चों, एक चीज होता है के वैल्यू और एक चीज होता है के बी वैल्यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये के वैल्यू क्या होता है? बच्चों, इसे बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और केबी वैल्यू क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अगर बेस के लिए केबी वैल्यू बच्चों ज्यादा है तो इसका मतलब उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जिस बेस के लिए केबी वैल्यू ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। और एसिड के लिए अगर के वैल्यू ज्यादा होगा बच्चों तो इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ठीक है? कि डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब एसिड टूट कितना रहा है। तो अगर ज्यादा टूटेगा तो उसका के वैल्यू ज्यादा आएगा, और के वैल्यू ज्यादा आएगा तो उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। बेस का केबी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अगर बेस का डिसोसिएशन ज्यादा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा, कहने का मतलब केबी वैल्यू ज्यादा, और केबी वैल्यू ज्यादा बच्चों तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा रहेगा। सेम टू सेम इसी का इनवर्स होता है। एक होता है पी के वैल्यू और एक होता है पी के बी वैल्यू। के का इनवर्स के पी के और के बी का इनवर्स पी के बी वैल्यू। किसी एसिड के लिए अगर पी के वैल्यू ज्यादा है तो उसकी एसिडिक नेचर क्या होगा बच्चों? उसकी एसिडिक नेचर क्या होगा? कम होगा। और अगर किसी बेस के लिए पीकेबी वैल्यू ज्यादा होगा तो उसका बेसिक नेचर क्या होगा? कम होगा। मतलब आपको समझ में आ गया सर? सर के वैल्यू एसिडिक नेचर को सपोर्ट करता है और केबी वैल्यू बेसिक नेचर को सपोर्ट करता है, और पीके वैल्यू एसिडिक नेचर का विरोध करता है, कम करता है, और पीकेबी वैल्यू बेसिक नेचर को कम करता है।
ये बच्चों आपको पता होना चाहिए इतनी बातें। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए देखिएगा बच्चों, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सर हमको समझ में आ रहा है सर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सर आपके हिसाब से एसिड वे होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व कराने के बाद H+ आयन देना सर। हाँ देखिए बच्चों, मान लीजिए मैंने एक एसिड लिया Ha और इसको मैंने पानी में मिलाया, वाटर में डिसॉल्व कराया, तो ये डिसोसिएट हुआ कुछ इस तरीके से H+ आयन प्लस A, और यहाँ पे Ha1 एसिड है और ये डिसोसिएट हुआ H+ आयन प्लस A1 माइनस। एक एसिड और लिया Ha2 और ये भी डिसोसिएट हुआ H+ आयन प्लस A2 माइनस आयन। तो दो एसिड मैंने आपके सामने लिया बच्चों, एक Ha1 और एक Ha2। ये डिसोसिएट होने के बाद A1 माइनस आयन दिया और ये डिसोसिएट होने के बाद A2 माइनस आयन दिया। एक चीज आपको पता होना चाहिए बच्चों, और नहीं पता है तो आप आज जान लीजिए कि किसी भी एसिड से एक H+ आयन निकल जाने के बाद जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस एसिड का कंजुगेट बेस होता है। जैसे H2SO4 आप जानते हैं, अगर H2SO4 से एक H+ आयन रिलीज कर दीजिए, निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा HSO4 माइनस, और ये क्या है HSO4 माइनस, इस H2SO4 का कंजुगेट बेस है। ये बच्चों क्या है, कंजुगेट बेस है। ठीक, चलिए देखिएगा, इसका मतलब A1 माइनस क्या है, Ha1 का कंजुगेट बेस है, और A2 माइनस क्या है, Ha2 का कंजुगेट बेस है। ठीक बच्चों, और आपको पता है ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब फिर से A1 माइनस H+ के साथ रिएक्शन करके Ha1 बना सकता है, और H+ A2 माइनस आपस में रिएक्शन करके Ha2 बना सकते हैं। देखिएगा बच्चों, आपको पता है कि जो H+ आयन ज्यादा देगा वो अच्छा एसिड, जो H+ आयन कम देगा वो अच्छा एसिड नहीं है, वो थोड़ा सा वीक एसिड होगा। अब देखिएगा, मैंने मान लिया, लेट्स, जो स्टेबिलिटी है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ A1 माइनस कंजुगेट, इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है A2 माइनस के कंपैरिजन में। A1 माइनस की स्टेबिलिटी A2 माइनस के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो आपको पता अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो क्या ये ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट होगा। क्यों? क्योंकि उससे डिसोसिएट होने के बाद उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। आप आगे कभी भी आप आगे क्यों जाना चाहेंगे, जब आपको आगे चल के स्टेबिलिटी मिले। तो Ha1 में डिसोसिएट होने के बाद स्टेबिलिटी ज्यादा है, जबकि Ha2 जब डिसोसिएट हो रहा है तो A2 माइनस की स्टेबिलिटी कम है। तो बताइए, जाहिर सी बात है, स्टेबिलिटी अगर A1 माइनस की ज्यादा है तो Ha1 ज्यादा डिसोसिएट होगा, ये ज्यादा H+ आयन देगा, तो Ha1 का एसिडिक नेचर Ha2 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, Ha1 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Ha2। पक्का, सही है ना, क्योंकि अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तो ये ज्यादा टूटेगा, और ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा H+ आयन देगा, ज्यादा H+ आयन देगा तो एसिडिक नेचर Ha1 का ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि कंपाउंड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होते हैं वो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दिखाई पड़ रहा है आपको, A1 माइनस का स्टेबिलिटी ज्यादा तो Ha1 का एसिडिक नेचर ज्यादा। ओके, तो चलिए रिलेशन इस तरीके से अपन लोग रिलेशन बनाते हैं कि जो कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ होते हैं वो कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। तो एसिडिक स्ट्रेंथ
एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पहला पॉइंट के वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। और आपको पता है बच्चों, जो कंजुगेट बेस है वो नेगेटिव वाला पार्ट है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है दिखाई पड़ा एनायन बन रहा है। एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, मतलब कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखना बच्चों। और आपको अभी जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बताया था। तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखने का अगर ऑर्डर आपको आता है तो जो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, या अपन लोग बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्लस आई इफेक्ट के माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के वैल्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, या मैं बोल सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन जो होता है माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली। अरे बोलो ना यार, क्या समझ में आ गया? चलिए तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोग को याद रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले देखते हैं चार्ज ऑन एटम। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले चार्ज ऑन एटम, फिर इसके बाद क्या देखते हैं डिस्टेंस, फिर इसके बाद क्या देखते हैं नंबर ऑफ ग्रुप, फिर इसके बाद पावर ऑफ ग्रुप देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन CH3 बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिएगा बच्चों, अगर इस कंपाउंड्स के अंदर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आपको पता है यहां से हाइड्रोजन हटाइए, क्या बनाना है कंजुगेट बेस। तो हाइड्रोजन जब हटाएंगे बच्चों तो दिखाई पड़ेगा CH3 CH2 नेगेटिव, इससे हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर माइनस, इससे हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और बताइए कौन से कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है बच्चों? ये वाले की। क्यों? क्योंकि sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो स्टेबिलिटी ये है, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो मतलब अगर इस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसके कंपाउंड का इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका हो रहा बच्चों? एसिटिलीन का, फिर इसके बाद एथीन का, फिर इसके बाद एथेन का। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा, ये रहा सेकेंड एग्जांपल। मैंने लिया बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल, मैंने लिया 2 डिग्री अल्कोहल, मैंने लिया 1 डिग्री अल्कोहल। बच्चों हाइड्रोजन वहां से हटाया जाता है जहां पे ज्यादा एसिडिक हो, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो तो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा और उसी हाइड्रोजन को आप लोग हटाएंगे। तो मैं बात करूं यहां से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है सबसे पहले पॉइंट हम लोग यही देखते हैं कि किस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सभी में ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड फैक्टर अपन लोग अब इसमें क्या देखने लायक चीजें हैं कि जो ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पे 3 क्या लग रहा है बच्चों? प्लस आई इफेक्ट, इधर से प्लस आई, इधर से प्लस आई और इधर से प्लस आई इफेक्ट। इसमें इधर से प्लस आई इफेक्ट, इधर से प्लस आई इफेक्ट, इसमें सिर्फ एक साइड से प्लस आई इफेक्ट। और
कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के लिए प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, खराब होता, बैड होता है। तो यहां पे कम प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा है, और अगर कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा बच्चों तो एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, थर्ड का होगा, फिर इसके बाद सेकेंड का होगा, फिर इसके बाद फर्स्ट का होगा, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट कम लग रहा है, और प्लस आई इफेक्ट कम लगेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा कार्बन आयन की, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक नेचर जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है कार्बन एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। और प्लस आई इफेक्ट कार्बन आयन के लिए खराब बात होता है, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतने खराब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी तो एसिडिक नेचर भी डिक्रीज कर जाएगा। ओके तो 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल का ज्यादा होता है, फिर इसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल का, फिर इसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल का। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। CH2OH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, OH, CH2NH2। देखिएगा बच्चों, देखिएगा सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन हटाइए और क्या बनाइए, कंजुगेट बेस। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हटाना है, तो इसमें सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मेरे को तो ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है। हाइड्रोजन हटाए किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर। हाइड्रोजन हटाऊंगा, यहां sp कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसमें तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है, तो हाइड्रोजन हटाऊंगा तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है बच्चों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा होता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की। सर इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन है सर, पहले और तीसरे का दोनों का एसिडिक नेचर सेम होगा क्या सर, नहीं बच्चों। क्यों सर, इधर देखिएगा, आपको पता है ये जो एल्किल रिंग है वो एल्केन है, साइक्लो एल्केन है, एल्किल ग्रुप है, तो इसका क्या लगेगा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट इस रिंग का, और इसमें भी इस रिंग का क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। और देखिएगा इसमें जो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट नहीं लग रहा है, बल्कि एक कार्बन का डिस्टेंस है, जबकि इस रिंग का जो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के ऊपर लग रहा है ना। तो ज्यादा यहां थोड़ा सा खराब कर दिया एसिडिक नेचर को, पहले में थोड़ा सा अच्छा है एसिडिक नेचर, तो पहले और तीसरे का तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा सेकेंड और फोर्थ के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो फर्स्ट और थर्ड का ज्यादा, और उसमें भी ज्यादा किसका, फर्स्ट का, फिर इसके बाद बच्चों थर्ड का। अब देखिएगा सर ये sp कार्बन, हाँ सर ये नाइट्रोजन है, हाँ सर किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है। कितना, 3.25। अच्छा नाइट्रोजन की कितनी होती है सर, 3 होता है बच्चों, 3। ओके सर, तब तो उस हिसाब से इस वाले कंपाउंड की एसिडिक नेचर ज्यादा होगा ना सर। क्यों, क्योंकि सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना सर। हाँ बेटा सही है, समझ गए तुम लोग। तो इसके बाद किसका एसिडिक नेचर, सेकेंड का, फिर इसके बाद किसका एसिडिक नेचर, फोर्थ का। सिर्फ और सिर्फ इसमें चार्ज ऑन एटम देखना था कि किस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है बेंजीन, इसके बाद
CH3NH2 दिया, इसके बाद CH3OH लिखा, है ना। इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है बच्चों। देखिएगा, अगर मैं हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल से हटाऊं तो हाइड्रोजन हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो sp2 कार्बन के ऊपर आएगा। इस कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन हटाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज sp कार्बन के ऊपर आएगा। इस कंपाउंड से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, और यहां से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.75 और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब इस चारों मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक नेचर जो होगा सबसे ज्यादा होगा बच्चों CH3OH का, मतलब 4 का। फिर इस तीनों मॉलिक्यूल में बात करें 3.25 वाला कार्बन, sp कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। इसका मतलब इस कंपाउंड की एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। फिर इसके बाद मैं सेकंड को रख रहा हूं, फिर इसके बाद थर्ड को, फिर इसके बाद फर्स्ट को। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इन तीनों मॉलिक्यूल में आपको के वैल्यू के बारे में बताना है कि किस मॉलिक्यूल का के वैल्यू ज्यादा। तो बच्चों के वैल्यू पूछे या एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे, बात एक ही है, क्योंकि के वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर। मैं इन तीनों मॉलिक्यूल में बात करूं तो आपको हाइड्रोजन हटाना है, कोई एक हाइड्रोजन हटा के देख लीजिए। मैं हाइड्रोजन अगर यहां से हटाऊंगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां से हाइड्रोजन हटा दूं तो इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। किसी भी COH से हटा दीजिए, एक H+ हटाना है आपको। तो बच्चों सभी में जो नेगेटिव चार्ज है सभी में ऑक्सीजन के ऊपर है। हाँ, अब क्या देखेंगे, कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है आपको। हाँ सर, COH जो ग्रुप है उसका लगता है -I इफेक्ट। इसमें भी क्या लगेगा बच्चों, -I इफेक्ट। इसमें भी क्या लगेगा, -I इफेक्ट। ओके, आपको पता है कि जो -I इफेक्ट वाला ग्रुप होता है अगर एनायन के बगल में हो तो एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल में बात करूं, इसमें जस्ट बगल में है और ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। और कार्बन आयन की अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बच्चों तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इधर से इधर चलने पे क्या हो रहा है, जो -I वाला ग्रुप है, डिस्टेंस ऑफ -I ग्रुप क्या हो रहा बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। देखिएगा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसमें सिर्फ एक कार्बन का गैपिंग है, इसमें 2 कार्बन की गैपिंग है, इसमें 1 2 3 कार्बन की गैपिंग कर दिया है। तो डिस्टेंस ऑफ -I ग्रुप क्या हो रहा है, इधर से इधर चलने पे इंक्रीज कर रहा है। और डिस्टेंस इंक्रीज करेगा बच्चों तो स्टेबिलिटी अपने आप क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। और अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा फर्स्ट का, तो अगर इसका एसिडिक नेचर ज्यादा तो इसका के वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा के वैल्यू फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। ठीक है, चलिए
एक मॉलिक्यूल, एक अगला क्वेश्चन में मैंने आपके सामने 4 मॉलिक्यूल लिखा बच्चों, इसमें आपको इन चारों मॉलिक्यूल में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। तो आपको पता है बच्चों, यहां पे जो हाइड्रोजन हटेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पे है, ऑक्सीजन, यहीं से हटाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो चारों मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव चार्ज है सभी में ऑक्सीजन के ऊपर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, चार्ज ऑन एटम तो हो गया सेम, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्टेंस। तो बच्चों इसमें देखिएगा जो माइनस आई, क्लोरीन जो ग्रुप है उसका क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट, इसमें फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट, और इसमें NO2 का भी माइनस आई इफेक्ट, आयोडीन का भी माइनस आई इफेक्ट, ठीक। इसमें सबसे दूर चला गया, तीसरे कार्बन पे चला गया, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे माइनस आई ग्रुप है, इसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे है, इसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे है, इसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे है। तो बच्चों जिसमें माइनस आई वाला ग्रुप पास हो उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा, दूर चले गए तो एसिडिक नेचर तुम कम कर दोगे। ओके, तो यहां पे दूर है, इसका मतलब भाई साहब की ये फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है इसकी एसिडिक नेचर तो सबसे कम हो जाएगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब फर्स्ट की एसिडिक नेचर तो सबसे कम होगा। चलिए थर्ड में और इन तीनों में बात करें, सेकेंड कार्बन पे हाँ, सेकेंड कार्बन पे हाँ, सेकेंड कार्बन पे हाँ। अब क्या देखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ ग्रुप। पहले हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन एटम, सभी पे सेम सेम। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर अच्छी बात है तो पास होना चाहिए, अगर खराब है तो दूर कर दो उनको। तो फिलहाल कार्ब एनाइन के लिए माइनस आई इफेक्ट अच्छी बात होती है तो पास होना चाहिए, ये दूर चले गए इसलिए इनकी एसिडिक नेचर सबसे कम हो गया। इन तीनों में सेकंड सेकंड कार्बन पे हैं, तो डिस्टेंस देखने के बाद हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ग्रुप। तो बच्चों इसमें नंबर ज्यादा है, दो दो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इसका मतलब इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा होगा बच्चों 4 का। अब बचे ये दोनों कंपाउंड्स, तो इसमें भी एक नंबर है, इसमें भी एक ही ग्रुप लगा है। तो जब एक ही ग्रुप है, जब नंबर भी सेम हो जाए तो फिर आती है बारी पावर की। तो NO2 का माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, इसलिए थर्ड की एसिडिक नेचर ज्यादा होगा किसके तुलना में, किसके कंपैरिजन में, सेकंड के कंपैरिजन में। तो बच्चों ये है इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। आप 12th के एनसीईआरटी में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, है ना, या एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में जाएंगे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन जरूर देखने को मिलेगा। और मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, तो बच्चों ऐसे एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट को आपको रटना नहीं है, वो जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन का ऑर्डर दिया है वो इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड है, वो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं वहां पे। क्लियर है, उस चार्ट को आपको रटना नहीं है। कोई भी आपसे वहां से चार कंपाउंड को उठा करके ऑर्डर आपसे जेई में या नीट में पूछता है, तो बच्चों अपन लोग को कंपैरिजन कराना आता है, अपन लोग रटेंगे नहीं। अब मुझे उम्मीद है आपको कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया कि 4 कंपाउंड या 5 कंपाउंड या कितने भी कंपाउंड दिए जाएं उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कराने को अगर बोलता है तो आप लोग कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल, जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, मिलेंगे अगले लेक्चर में सबसे बेस्ट टॉपिक रिजोनेंस के साथ। ओके बाय।